मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी अभी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है उस कमेटी में भी हैं। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व उप विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। 1980 में पहली बार विधायक बने थे अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र से। पांचवी बार जनादेश पाने के लिए अब जनता के बीच में आप जा रहे हैं। जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता की प्रतिक्रिया तो बड़ी सकारात्मक है और मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में पार्टी की जड़ें भी मजबूत हैं। अभी ठीक है कि एक बार हार जीत का सिलसिला हो जाता है, लेकिन हमारे हार के विशिष्ट कारण एक दो होते हैं। वैसे सामान्य परिस्थिति में मैं नहीं हारता हूँ। तो यहाँ कांग्रेस रही है शुरू से, बैरिस्टर साहब के ज़माने से ही, गुलशेर अहमद साहब के, और आज भी है, मजबूत है और बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। अच्छी तैयारी है हमारे वहाँ पोलिंग स्तर तक कार्यकर्ता तैयार हैं, पन्ना प्रमुख तैयार हैं, हर एक पन्ने का एक प्रभारी है, पूरा संगठन, उसकी मशीनरी हमारी तैयार है। आप जैसा कि बता रहे हैं, पहले जब 2003 के बाद जब चुनाव हुए उसमें ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बूथ लेवल पे मैनेजमेंट रखा, कार्यकर्ताओं का हो, और उसी तरीके से इस बार भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भी संगठन को बहुत मजबूती से काम कर रही है और पन्ना प्रमुख और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बूथ और पोलिंग लेवल तक लोग हैं। जी हाँ, ये 2000 के पहले तक एक हम लोगों में धारणा थी कांग्रेस में कि हम मास बेस्ड पार्टी हैं और भारतीय जनता पार्टी या उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ ये कैडर बेस्ड है। और शुरू में बहुत छोटी पार्टियां थीं, लेकिन इन्होंने जाति समीकरण बनाकर दूसरे दलों से लेकर अपना विस्तार किया और वो जो इनका संगठनात्मक ढांचा रहा वो हमें भारी पड़ा। 2003 में पड़ा, 2008 में पड़ा। कमलनाथ जी जब आए तब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और ये लक्ष्य तय किया उन्होंने कि हमको अपना संगठन मजबूत करना है। जिस तरह से भाजपा संगठन के सहारे लड़ती है चुनाव, तो कांग्रेस को भी जो चुनौतियां हैं, परिस्थितियां नहीं बनी हैं, हमको संगठन के सहारे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरे 5 सालों से ये बड़े शिद्दत के साथ और गंभीरता के साथ संगठन को कैसे मजबूत करना है वो खुद वो करते थे, बातचीत करते थे निचले स्तर तक, रैंडम फ़ोन लगा के, ताकि लोग एग्जिस्ट करते हैं वो पदाधिकारी कि नहीं है कि गोश्त बना दिए हैं, जिस तरह से कभी होता था। तो संगठन को कमलनाथ जी के आने के बाद से बहुत मजबूती मिली और इसकी शुरुआत दीपक बाबरिया साहब ने की थी जब वो प्रभारी महासचिव थे और इस समय वो गुजरात के और दिल्ली के, गुजरात नहीं आपके हरियाणा के प्रभारी हैं महासचिव। बाबरिया साहब ने, चूँकि ब्लॉक्स बड़े बड़े होते थे, एक ब्लॉक में 100 से ज़्यादा पोलिंग्स होती थी, तो एक ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष कमेटी निगरानी नहीं कर पाती थी। उन्होंने मंडलम बनाए नीचे, एक एक ब्लॉक में करीब 14-14, 15-15 मंडलम है और फिर मंडलम के नीचे सेक्टर्स बनाए, 4-4 पोलिंग के, 3-3, 5-5 पोलिंग के एक सेक्टर हैं। तो इस तरह से संगठन को नीचे तक पहुंचाया और मजबूती दी और कमलनाथ जी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है संगठन को मजबूत करने का। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी हैं, जो मैंने किसी कालखंड में शुरू कराई थी, वो अधूरी पड़ी हैं। अब ठीक है, राम खिलावन जी मंत्री रहे, कुछ रोडें उन्होंने बनवाई, आंतरिक सड़कें हैं ज़्यादातर, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव में, जहां ऑलरेडी प्रधानमंत्री सड़कें थीं, लेकिन आंतरिक रूप से भी उनको जोड़ा। कई करीब 6-7-8 सड़कें उन्होंने बनवाई। बड़ा काम कोई ऐसा हुआ नहीं है। अब अगर कॉलेज की बात होती है, बिल्डिंग भवन नया इन्होंने किया, उद्घाटन किया, तो कॉलेज हमने खुलवाया, भवन हमने मंजूर कराया, लेकिन ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इनके कार्यकाल में वो बिल्डिंग समाप्त हुई तो उन्होंने लोकार्पण कर दिया। अब अस्पताल है अमरपाटन का, ये 30 बेडेड हॉस्पिटल था, मैंने इसको 50 कराया, फिर 100 कराया, फिर 200 कराया, सिविल हॉस्पिटल हो गया ही। ये नया भवन इसका बन रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बन रहा है कि अभी भी काम चालू है और आप जाएंगे तो खुद आप कैमरा लगाकर देख लीजिएगा। और बड़ी भारी विडंबना है ये कि राम खिलावन जी ने और जिला प्रशासन ने अनुमति इस बात की कैसे दी, किस तरह से उनको सलाह दी या हामी भरी
कि अधूरी बिल्डिंग एक मंजिल अभी बन रही है और उसका उद्घाटन करा दिया उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से, क्योंकि चुनाव थे सामने। नतीजा ये हुआ कि एक महिला, एक वैश्य समाज की, बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, पानी भर रही थी, ऊपर से तीसरी मंजिल से जो बन रही है वो एक ईंट आई, गिरी उसके सर के ऊपर, उसकी मौत हो गई वहीं पर, और मंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। तो आगे चलकर अगर यही स्थिति रही तो मैं समझता हूँ भाजपाई नेता एक एक कमरे का उद्घाटन करने लगेंगे। ये कमरा खत्म हुआ उसमें शिलालेख लगाओ, दूसरा खत्म हुआ शिलालेख लगाओ। तो ये तो मजाक है अच्छा खासा, उसको मुकम्मल हो जाने दीजिए, पूरा हो जाने दीजिए, क्यों आपको हड़बड़ी है। तो श्रेय लेने की इस तरह। अब पेयजल योजना हमारी है, हमने मंजूर कराई, जो मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष था, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल योजना है, लगभग 1400 करोड़ रुपए की, और 3.5 विधानसभा क्षेत्र, लगभग 3.5-4 विधानसभा क्षेत्र इससे कवर होते हैं। बाणसागर से ही हमारे क्षेत्र से पानी लिफ्ट होता है, और नल जल जो योजना है इन 4 क्षेत्रों में जाती है। अब वो अभी मुकम्मल हुई नहीं। वहाँ पर जो संप वेल बना है, अब इनटेक के लिए संप वेल बनता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जगह जगह पानी की टंकियाँ बनती हैं ताकि हेड पैदा हो फ्लो के लिए। तो संप वेल का उद्घाटन कर दिया उन्होंने, कह दिया मुकम्मल हो गई योजना। एक घर में नल का पानी नहीं पहुंचा। तो अब ये इस तरह की चीज़ें, ये तो एक मजाक लगती हैं अच्छी खासी। बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू कराई थी, ये हमारी शुरू कराई, ये मुकम्मल अगले 1 साल के अंदर हो जाएगी, घर घर पानी पहुंच जाएगा। बरगी सिंचाई आने वाली है, ये भी बहुत पहले हमने ही मंजूर कराई थी। अब किसी कारणवश वो टनल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल में 12 किलोमीटर लंबी टनल नहीं बना पाई सलेमनाबाद के पास। अब 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर बचे हैं, तो वो जैसी मुकम्मल हो जाएगी। नहरों का काम शुरू है, तो अमरपाटन ब्लॉक हमारे क्षेत्र के अमरपाटन ब्लॉक का हिस्सा है, वो करीब करीब 60% उससे सिंचित हो जाएगा। फिर हमने एक बहुती नहर स्वीकृत कराई है, वो भी बाणसागर से है, गोविंदगढ़ के पास से टनल बनकर ये टनल बन गई है 1 साल के अंदर। ये भी टनल करीब 2 किलोमीटर की है, लेकिन 1 साल के अंदर 8 महीने 9 महीने में बन गई। तो ये टनल बन गई है। अब किसी कारणवश टेंडर कैंसिल हो गया था, फिर से लगे हैं टेंडर, तो बहुती नहर आएगी, तो बाकी का जो बचा हिस्सा है वो सिंचित हो जाएगा। इन 2 नहरों, 2 योजनाओं, परियोजनाओं के कारण अमरपाटन ब्लॉक का पूरा हिस्सा, यानी 95% गांव, 5% रहते हैं, 3%, 4 या 5% पहाड़ के ऊपर हैं, आदिवासी गांव हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ी, ये सिंचित हो जाएगा। रामनगर ब्लॉक में मैंने रामनगर माइक्रो, जो प्रेशर पाइपलाइन से चलती है परियोजना, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालते हैं खुदाई के बजाय ओपन नहरों के, वो चल रही है, वो मैंने मंजूर कराई, वो मुकम्मल होने की कगार पर है, उसमें भी अभी साल भर समय लग जाएगा। तो उससे एक करीब 140 गांव सिंचते हैं मैहर क्षेत्र के। जनता ने अगर 2 चीज़ें और मैं आपको बता दूं, एक हिस्सा बच रहा था, तो हमने वो झिन्ना माइक्रो स्वीकृत कराई, उसका भी काम लगभग मुकम्मल है, 4-6 महीने में पूरा हो जाएगा। एक भीतरी सैडल बांध की मैंने परियोजना सीधे बाणसागर डैम से स्लूस खोल कर 14 गाँवों के लिए बनवाई थी, दिग्विजय सिंह जी ने मंजूर की थी, वो मुकम्मल है कई सालों से। वो इलाका पंजाब जैसा उत्पादन धान का देता है, तो हमारा क्षेत्र तो लगभग 95% सिंचित हो जाएगा अगले साल, 1.5 साल के अंदर। ये सब योजनाएं मैंने मंजूर कराई, क्योंकि इसके लिए विजन चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए। और फिर हमारी योजना है कि इसके बाद 2 कम से कम चीनी मिल लगाएं, गन्ना लगाने लगेंगे किसान, गन्ने में पानी बहुत लगता है, नहर की सिंचाई लगती है, तो यहाँ पर आर्थिक ग्रोथ की एक प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी, जो अभी नहीं है। मतलब मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कृषि, उसको मजबूत करने का काम आपने पहले से ही कर रखा है और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी मध्य प्रदेश में काम कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि जमीनी लेवल पे जाकर के दिग्विजय सिंह उसे काम करते हैं और फिर उसे एक्सिक्यूट करने का काम कमलनाथ जी करते हैं। दोनों की कार्यशैली और दोनों की ट्यूनिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी कॉम्प्लेक्स इनकी मित्रता है। ये आलोचना भी एक दूसरे की कर लेते हैं, और मित्रता इतनी है कि दूसरा उसमें दरार डाल नहीं सकता है, कितनी भी कोशिशें हुई। और कमलनाथ जी का बड़ा आदर करते हैं दिग्विजय सिंह जी, चूँकि अपना बड़ा भाई मानते हैं। और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी थी, 93 में मुख्यमंत्री बने थे, तो बहुत बड़ा अहम योगदान कमलनाथ जी का था। तो दिग्विजय सिंह जी वो भूलते नहीं हैं, और हमेशा जब कहीं कोई संकट आया है तो कमलनाथ जी ने साथ दिया है। तो दिग्विजय सिंह जी भी उनका साथ देते हैं उसी शिद्दत के साथ।
और चट्टान की तरह इस बार के चुनाव में उन्होंने तो आगे कर सबने आगे कर रखा है कमलनाथ जी को। दिग्विजय सिंह जी पीछे खड़े हैं। कमलनाथ जी ने कह भी दिया दिग्विजय सिंह जी को कि मैंने इन्हें गाली दे खाने का पावर आप हटा नहीं दे रखा है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो प्रेम था। जी जो प्रेमी है और प्रेम के साथ वो बात देखिए, संवाद होता रहे प्रेम के साथ, तो क्रिया प्रतिक्रियावाद संवाद होता रहे, वो तो जीवंत राजनीति है, वो तो उज्जवल उज्जवल पक्ष है राजनीति का। अगर संवादहीनता हो जाए वो गलत होती है। हमारे यहाँ संवाद है और दोनों नेताओं में अच्छी ट्यूनिंग है। लोग सामने वाले जो नहीं समझते हैं कुछ भी उसकी परिभाषा दें, लेकिन बहुत अच्छी ट्यूनिंग है दोनों में। विंध्य के परिदृश्य की अगर हम बात करें, विंध्य चूंकि आप हो गए और अजय सिंह जी हो गए, दो ही ऐसे बड़े नेता हैं विंध्य में कांग्रेस की तरफ से जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अपनी विधानसभा सीट के अलावा विंध्य की सीटों को भी जिताने की। 2018 के चुनावों में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने से नहीं बनी थी, जनादेश से नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी 24 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार क्या रेशियो है आप लोगों का, या विंध्य को लेकर किस तरीके से सोचते हैं, क्या प्लानिंग है आप? जी पिछली बार तो 18 में बड़े अप्रत्याशित नतीजे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ कमज़ोरी है, लेकिन हम 6 सीट पर सीमित हो जाएंगे 30 में, ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो बड़े अचंभा हुआ जब नतीजे आए, और तभी से प्लानिंग शुरू हो गई आप थी। स्वयं ही बहुत कम अंतरों से चुनाव जी जीते। हाँ, 3600 वोट से मैं भी हार गया था। और पिछली बार मैंने बहुत समय, पिछली बार भी मैं घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष था, तो दुर्भाग्य कह लीजिए पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा समय अंत में भोपाल में दे दिया। इस बार मैंने बहुत सोच समझ कर कुछ दिन भोपाल, फिर पूरे समय यहाँ दौड़े, तो वो हमसे गलती हो गई। यही बात अजय सिंह जी ने भी कही थी कि मैं चुराहट छोड़ के पूरे प्रदेश में दौड़े फंस वो दौड़े कर रहे थे जी, वो दौड़े कर रहे थे अजय सिंह जी, तो यही कारण था। लेकिन चिंता की बात थी, तब से हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि विंध्य को बेहतर बनाएंगे और अच्छे नतीजे यहाँ से आए, ये हमारी कोशिश होगी, सबकी मिलकर कोशिश होगी। और इस बार आप देखेंगे कि हम बीजेपी से बढ़त बनाए रहेंगे। बड़ा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, पूरे प्रदेश का ही ये है, लेकिन अगर विंध्य की बात करें तो भी आपके बहुत नज़दीकी रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के कुल से आने वाले सिद्धार्थ तिवारी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लगभग 7 दशकों तक उनका परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ रहा और अन्य विचारधाराओं के खिलाफ लड़ता रहा। कितना सामान्य मानते हैं आप इस घटना को, या ऐसा कुछ होने से पहले कभी सिद्धार्थ तिवारी की आपकी बात हुई थी, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हुए? जी ये बहुत ही अचंभित करने वाला निर्णय सिद्धार्थ का था। और आजकल जो अवमूल्यन हो गया है राजनीति का, कौन किस दल में रहता है, कब रहता है, ये उत्तर प्रदेश ने और बिहार ने रास्ता दिखा दिया है देश भर के लोगों को, तो अब कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन श्रीनिवास तिवारी जी संघ के, आरएसएस के हमेशा कट्टर विरोधी रहे हैं। समाजवादी पार्टी में थे, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो वही उनकी विचारधारा रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में कोई मूल अंतर नहीं है, तो वही उनकी विचारधारा रही। और नेतृत्व तो हम लोगों का किया, दादा ने किया। लेकिन दादा के जाने के बाद कुछ परिवार में अंतर्कलह भी आई। सिद्धार्थ तिवारी जी पिछला लोकसभा चुनाव लड़े और उनको कामयाबी नहीं मिली। इस बार वो विधानसभा का मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप वहाँ त्योंथर भर से ना मांगो, एक आध सीट और चयन कर लो और वहाँ भी काम करो, 2 सीटों पर आप काम करो। आप लोकसभा लड़ चुके हो और बड़ा भारी वो है, विरासत का बोझ है आपके कंधों में। लेकिन अब हमारी आजकल लड़के लोग, नौजवान सलाह मानते कहाँ हैं। उन्होंने सलाह मेरी नहीं मानी, और वहाँ पर सर्वे में ऐसा बताया जाता है, 3-4 सर्वेज हुए हैं। एआईसीसी ने अलग सर्वे कराया, कमलनाथ जी ने अलग सर्वे कराया, 4-5 सर्वेज हुए हैं, तो वहाँ उसको बढ़त मिली थी सर्वे में। राम लखन सिंह, रमाशंकर को राम लखन सिंह जी याद आते हैं मुझे, उनके पिताजी मेरे साथ विधायक थे। तो और फिर आप ये भी समझ रहे हो कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस इस समय कमिटेड है बैकवर्ड्स और अनुसूचित जाति, जनजाति, ये लोगों को आगे लाने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए ये कमिटमेंट है राहुल गांधी का, माननीय खड़गे साहब का। स्वयं हमने अपना राष्ट्रपति दलित चुना, हमने भी वोट दिया, खड़गे साहब को वोट दिया है, और वो प्रभावशाली हैं, निर्णय खुद लेते हैं। राहुल जी के पास कोई जाता है, सोनिया जी के पास कोई जाता है बड़ा नेता, तो कह देते हैं खड़गे जी से बात करिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जो कोई रबर, जैसे नड्डा जी हैं, नड्डा जी बेचारे रबर स्टैम्प हैं, हमारे खड़गे साहब निर्णय लेने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
तो वो फोकस इन सेक्शंस पे कांग्रेस का है आज की चुनौतियों को देखते हुए, चूँकि आफ्टर ऑल 24 में दिल्ली में भी सत्ता, देश की सत्ता भी में भी कांग्रेस आए तो बड़े नेताओं का नज़रिया ज़्यादा बृहद होता है, विजन बड़ी होती है, दृष्टि ज़्यादा होती है। तो पिछड़ों को भी टिकट देना था, तो रमाशंकर जी सबसे उपयुक्त प्रत्याशी थे उसमें, तो उनको मिल गया टिकट। अगर ये दो जगह से तैयारी किए होते तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं सब सहानुभूति रखते हैं, दिग्विजय सिंह जी रखते थे उनके प्रति, रखते थे। अब आज की स्थिति क्या है, रखते होंगे, तो बड़े लोग हैं, बड़ा दिल होता है। कमलनाथ जी भी मानते थे और हम परिवार से ही जुड़े हुए थे, पुत्रवत थे, तो हमने तो ये सलाह दी थी। पर आजकल के नौजवान सलाह मानते नहीं। चुनाव है, लगभग 45 वर्षों का आपका राजनीतिक जीवन रहा है, तरह तरह के उतार चढ़ाव आए। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिवार को भी साधना, समाज को भी साधना, ये सब चीज़ें भी तो चुनाव के साथ, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्तियों को जितना देखता हूं कि लोगों के बीच में घिरा रहता है। अभी भी मैं देख रहा था आपके घर से बाहर निकलने से पहले यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और आप सबसे मिल रहे थे, एक तरफ मैं भी इंतजार में बैठा था। तो कैसे समन्वय बना पाते हैं? और 75 वर्ष आयु भी हो गई है आपकी, लेकिन वही तेज, वही तेज, वही तेज, वही चटकता, वही तेज सब कुछ झलकता। देखिए, लक्ष्य के प्रति अगर कमिटमेंट है तो शरीर की ऐसी बनावट है कि ऊर्जा खुद शरीर पैदा करता है। हमारे द्रव्य सिक्रीट होते हैं दिमाग से, सेरोटोनिन होता है, वो शक्ति देता है और लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा देता है। और अगर कमिटमेंट नहीं है आपके पास, कुछ आप निठल्ले बैठे हो, तो उम्र आपको पकड़ लेती है। तो हम लोगों की उम्र तो सिर्फ एक नंबर गेम है। जब तक सक्रिय हैं तो कहीं ना थकान आती। मैं तो अभी भी जब मौका लगता है तो 8-9 किलोमीटर, शाम को 8-9 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ और दिन भर तो परिश्रम करते ही करते हैं। चुनाव जब आदमी जीतता है या हारता है तो उत्साह में कमी और बढ़ोतरी होती है। तो जैसे आपने अभी तक 4 चुनाव जीते लेकिन 6 लड़े, तो ऐसा हुआ है कभी चुनाव हारने के बाद फिर लगता है अब नहीं, अब कैसे किया जाए? उसको कैसे परिवार और कैसे सपोर्ट मिलता है, और कैसे अगली बार जब देखता हूँ जो चुनाव आपने पिछले लूज़ किए उसके बाद जब आप अगले चुनाव जीते तो एक अलग ऊर्जा रही आपकी, एक अलग ताकत के साथ, जनता भी हो, जनादेश भी हो, सब आपके साथ एक अलग तरीके से रहा है, उसकी क्या वजह है? देखिए, जनता तो साथ हमारा नहीं छोड़ती है, कमोबेश हमारे कार्यकर्ता नहीं छोड़ते हैं और परिवार पूरी तरह से मेरे पीछे खड़ा रहता है, पूरे परिवार के लोग रहते हैं। पिछली बार हमने गलत काम कर लिया था, एक सर्वे करा दिया था दिल्ली की कंपनी से, जो कि बड़ी ऑथेंटिक कंपनी है, उसने बड़ी लीड बता दी थी। सर्वे के आंकड़े लीक हो गए थे, तो लोग जो हमारे प्रमुख लोग हैं पोलिंग्स में, जो अच्छी लीड वाली पोलिंग्स थी, सब 2 दिन पहले शिथिल पड़ गए कि जीत तो रहे हैं, 250 वोट की लीड है, अरे 50 वोट कम होंगे। इस तरह से करके बहुत से लोग सो गए, बहुत से लोग ने आराम कर लिया, इसलिए हारे। 2008 में इसलिए हारे कि नया प्रसीमन हुआ और बहुत बड़ा पटेल समाज जो रामपुर बघेलान का था, जो वोट परंपरागत रूप से बीएसपी को देता था, ब्राह्मण मतदाता इस क्षेत्र के भाजपा को वोट देते थे, वो पूरा जुड़ा मेरे साथ। कांग्रेस के यहाँ वोट ही नहीं थे। ये करीब 30-35 पोलिंग्स जो जुड़ी 2008 में, तो पटेल तो शिफ्ट हो गया राम खिलावन की तरफ, भाजपा की तरफ हो गया। भाजपा का वोट हमने सोचा था अब ये उधर जा रहे हैं तो शायद इधर आए बहुत से लोग, वो यथावत भाजपा में रह गए। तो ये सेक्टर पूरा हम हार गए, तब हारे वो चुनाव हम, नहीं तो 2008 में भी नहीं हारता मैं चुनाव। उसके पहले एक चुनाव जब हारे हैं हम, तो वो हारे हैं 90 का चुनाव। उस समय बैरिस्टर साहब यहाँ से निर्दलीय लड़ गए थे, गुलशेर अहमद साहब, उनकी टिकट कटी थी लोकसभा की 85 में, तो अब उनका बैर अर्जुन सिंह जी से था, तो उनका किससे बदला निकालें। तो अर्जुन सिंह जी तो बहुत बड़े नेता थे, जो है ना, धोबी गधे से न जीते, धोबिन से न जीते तो गधे के कान में बैठे। तो लोगों ने सलाह दे के बैरिस्टर साहब को यहाँ से लड़ा दिया। जितने वरिष्ठ कांग्रेसी थे वो पूरे बैरिस्टर साहब के साथ थे, मेरे साथ सिर्फ युवा थे, लेकिन बैरिस्टर साहब को 12,000 करीब वोट मिले थे, जमानत नहीं बची थी उनकी, और हम रामहित जीत से मुश्किल से 4-5 हज़ार वोट से हारे थे। तो अगर एक कैंडिडेट होता, अगर बैरिस्टर साहब ना लड़े होते तो आराम से जीत गए होते। तो हम परिस्थितियों के कारण बहुत परेशानी में रहे जीवन में। ये शायद मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, उतार चढ़ाव
तो अब चढ़ाव है, अभी चढ़ने की बारी है, तो तेजी से चढ़। अग्रिम शुभकामनाएं हमारी। और इस बार विंध्य में कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? अब देखिए, हम भाजपा से ज़्यादा जीतेंगे, इतनी तो मैं बात आपसे कह सकता हूँ। और 16-17 सीटों से कम तो नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। देखिए, अंडर करंट है, तो बहुत सी सीटें जो हम कमज़ोर मान रहे हैं, ऐसा लग रहा, मान लीजिए कोई कह रहा कमज़ोर है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि अंडर करंट है लोगों में। 2-3 तरह के मतदाता हैं, एक एक पार्टी के कमिटेड होते हैं, एक पार्टी के, दूसरे पार्टी के। एक वर्ग का मतदाताओं का बहुत बड़ा तबका जो अनकमिटेड होता है, वो लहर के साथ, उसके साथ चलता है। और इतना बढ़िया घोषणा पत्र है, आप देखेंगे सभी सेक्शंस को उसमें फ़ायदा मिल रहा है। उस घोषणा पत्र से आपको भी मैं एक कॉपी भेजूंगा, तो सबको फ़ायदा मिल रहा है उस सब सेक्शंस को। तो इस घोषणा पत्र के कारण कांग्रेस के कम से कम 3% वोट बढ़ गए हैं आज की स्थिति में। और अगर हम 19-20 थे, हम भाजपा 19 थी, तो हम 3-3.5% आगे हो गए हैं। और 3.5% आगे होने का मतलब है करीब 60 सीटों का अंतर। जब बराबर बराबर वोट मिलते हैं तब हम 5-6 सीट ज़्यादा पाते हैं। जब 3.5, कर्नाटक में देखिए, वहाँ 3.5-4% वोट का अंतर था। भाजपा 65 है, कांग्रेस 136 है। तो वही कमोबेश नतीजे जो कर्नाटक में आए थे, वही यहाँ पे उत्तर भारत के लोग भी रिपीट करेंगे उसको। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। देखिए कितनी सहजता से इनने स्वीकार कर लिया कि मैं कब चुनाव हारा और उसकी वजह क्या रही। पिछला चुनाव वो क्यों हारे मात्र 2600 वोटों के अंतर से, वो भी बता रहे हैं कि मैंने एक सर्वे कराया और हमारे कार्यकर्ता शिथिल पर गए। शायद यही वजह है इनके जनादेश का, इनके साथ जनता के होने का और इनकी लोकप्रियता का और लगातार चुनाव जीतने का, कि ये सहज भाव से सही बात को कह देते हैं और इसके लिए जाने भी जाते हैं। ये किसी बात को लाग लपेट के नहीं कहते, ये किसी बात को सीधा और मुंह पे कहना पसंद करते हैं, फिर किसी को ठीक लगे या बुरी, लेकिन देर सही लोगों के समझ में आता है कि बात तो दुरुस्त थी। आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ होंगे फिर हाजिर। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।